नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारतीय सिविल सेवा के बारे में, है ना। इस लेक्चर सीरीज़ में हमने पहले ऑलरेडी देख लिया कि भारत में पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी, न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी, और कल हमने देख लिया था कि सेना किस प्रकार से भारत में हुआ करती थी। तो इसी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं भारतीय सिविल सेवा के बारे में, है ना। कल जो रेजिडेंट और उसकी जो व्यवस्था हुआ करती थी उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेंगे। भारतीय सिविल सेवा मतलब क्या, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो सिविल सेवा है, इसका उद्भव किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो भी पूछे गए हैं, और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसमें पूछे गए हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना था। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, भारतीय सिविल सेवा के बारे में आज की बात जानकारी हम हासिल करेंगे। सिविल सेवा बोले तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने ऑलरेडी आपके पिछले लेक्चर्स में बताया कि धीरे धीरे उनको लगा, जैसे जैसे साम्राज्य आगे बढ़ा, कि अब इसको जो है भारतीयों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। एक कारगर व्यवस्था अपनानी होगी प्रशासन की, और पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो अपने हाथों में लेना होगा, है ना। तो जो सिविल नौकरशाही हुआ करती थी, वो सिविल नौकरशाही देखिए सब लोगों पर कंट्रोल रखा करती थी, चाहे वो सेना ही क्यों ना हो। कल मैंने आपको बताया था कि सेना सबसे शक्तिशाली हुआ करती थी, क्योंकि इलाके उसी के आधार पर जीते जाते थे, है ना। उसी के आधार पर इंटरनल पीस जो है वो मेंटेन रखी जाती थी। तो अब आप कहोगे सर, आज आप भारतीय सिविल सेवा पढ़ा रहे हो, तो आज आप इसको महत्वपूर्ण बता रहे हो। देखिए, हुआ क्या करता था कि सेना को पैसा कौन देगा, सिविल नौकरशाही देगी। तो वित्त के माध्यम से, उसके बजट के माध्यम से कम ये सेना को कंट्रोल में रखा करती थी, और है ना, उसकी सहायता से फिर भारतीय साम्राज्य चलाया जाता था, है ना। अब देखिए, हुआ क्या करता था कि भारतीय सिविल सेवा का काम क्या हुआ करता था कि जो ब्रिटेन में नीतियाँ बनी, ब्रिटेन की सरकार ने नीतियाँ बनाई भारत के प्रति, उनको यहाँ पर लागू करने का काम यहाँ पर करना है। देखिए, सिविल सेवा या जो नौकरशाही होता है ना, नौकरशाही, इसका मुख्य काम ही होता है कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उसको लागू करना। यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया था कि नौकरशाही का कार्य इनमें से क्या होता है ना। तो उसका काम होता है लागू करना, है ना, एग्जीक्यूट करना। जो भी नीतियाँ बनाई गई उनको एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करना काम किसका होता है, नौकरशाही का। तो ये जो नौकरशाही हुआ करती थी, इसका काम क्या था कि ग्रेट ब्रिटेन में जो भी नीतियाँ बनती थी उनको लागू करना भारत में इसका काम हुआ करता था। परंतु देखें, लंदन कहाँ, भारत कहाँ, तो बीच में जो दूरी है उसकी वजह से संचार की कठिनाइयाँ पैदा हुई, और उसी संचार की कठिनाइयों ने जो मौके पर यहाँ पर मौजूद जो अधिकारी हुआ करते थे ना, उनको खूब विशेषाधिकार दे दिए, है ना, और पहल का अधिकार करने का भी उनको अधिकार दे दिया गया, है ना। क्योंकि अब वहाँ से सीधा डायरेक्टली फ़ोन तो था नहीं कि फ़ोन करके डायरेक्टली तुम पूछ लो, वहाँ सब बात जाएगी आएगी वापस, तब तक तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ के जो अधिकारी हुआ करते थे वो लोग अपने हिसाब से भी फिर एक्ट करने लग जाते थे, ठीक है। इस प्रकार से ये शक्तिशाली होती जाती है। माफ़ कीजिएगा, एक मिनट। इसलिए देखिए, क्लाइव ड्यूवी नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब इनका चरम काल होता है तो ये पूरी दुनिया के, चलो माना हमने कि दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, परंतु जो साम्राज्य हुआ करता था ब्रिटिश साम्राज्य, उसके सबसे शक्तिशाली नौकरशाही जरूर हुआ करते थे। बाहर थोड़ी सी बारात आ रही है, बारात कुछ आ रही है, वो उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, क्लाइव ड्यूवी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने क्या कहा कि जब ये सिविल सेवा चरम पर हुआ करती थी अपने, तब वे पूरे वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली नौकरशाही तो चलो मत मानो, परंतु जो ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था ना, उसकी ज़रूर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये नौकरशाही हुआ करती थी, है ना। शुरुआत में देखिए इनकी भर्ती किस प्रकार से हुआ करती थी, तो एक संरक्षणदायी नौकरशाही से कहा जाता था, है ना। क्यों कहा जाता था, क्योंकि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था और 1793 का जो चार्टर एक्ट बना था, उसने इनकी विधि क्या तय करी थी सिलेक्शन की विधि ये हुआ करती थी कि कंपनी के जो डायरेक्टर हुआ करते थे ना, वो इनको मनोनीत किया करते थे। यानी कि अगर आपको नौकरी चाहिए सिविल सेवा में, भारतीय सिविल सेवा में उस वक्त, तो आपको जाना पड़ेगा कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, और कंपनी के डायरेक्टर्स जो है आपको मनोनीत कर देंगे, हाँ भाई आप जो है भारतीय सिविल सेवा में अधिकारी बन सकते हैं। अब वो जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे ना, उनको इस बात की घोषणा करनी होती थी कि भाई हमने ये इनको
मनोनीत करने के बदले में हमने कोई पैसा नहीं लिया है ना। इसके बदले में कोई कृपा उन्होंने जो कृपा उन्होंने की है उसको लोग सिविल सेवा में भर्ती करके, इसके बदले उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। तो इस प्रकार से संरक्षणदायी हुआ करती थी, है ना। संरक्षण का मतलब यही तो होता है कि कोई आदमी आपको संरक्षण देके या आपको मनोनीत करके नौकरी में लगवा दें, है ना। फिर देखें उसके अनेक ऐसे कारण थे जो परिवारजन के बाहर व्यक्तियों को मनोनीत करने पे मजबूर करते थे। यानी वो सिर्फ अपने परिवार वालों को ही मनोनीत नहीं करते थे, दूसरे लोगों को भी मनोनीत करते थे। क्यों? अगर सिर्फ परिवार वालों को मनोनीत करोगे तो वहाँ की ब्रिटेन की संसद में आवाज़ उठेगी, है ना। लोग वहाँ की निंदा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन की सोसाइटी में भ्रष्टाचार जो था उससे बहुत ही खराब माना जाता था। अब देखिए भारत में धीरे धीरे भ्रष्टाचार होता गया, गबन का सिलसिला बढ़ता चला जाता है ना। और जो भर्ती करे जाने वाले जो भी इसमें कैंडिडेट्स हुआ करते थे, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमियों में और साथ ही साथ उनकी योग्यताओं में भी बहुत सारा अंतर हुआ करता था, है ना। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई बहुत कम है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है उनकी योग्यताओं में भी अंतर पाए जाते थे, है ना। इसलिए अगर देखा जाए तो 1840 से लेकर 60 के बीच में जितने भी कर्मचारी थे, उनका अगर ज़्यादा बहुमत देखा जाए ना, तो वो कम 50 to 60 जो विस्तारित परिवार हुआ करते थे उन्हीं से आता था वो। जैसे आज अगर सुप्रीम कोर्ट में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं ना, वो अगर तुम देखो तो पूरे इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के में मैक्सिमम 250 जो विस्तारित परिवार है ना, वहीं से सारे जजेस जो आए हैं। तो इस प्रकार की संरक्षणदायी व्यवस्था जो है वहाँ पर हुआ करती थी, है ना। साथ ही साथ भारतीयों को इनसे देके सोच समझकर दूर रखा गया था भारतीय सिविल सेवा से। क्यों? क्योंकि कानून में ये वहाँ पर ये लिख दिया गया था कि 500 पाउंड सालाना जिसका भी वेतन है, उससे ऊपर का पद जो है वो भारतीयों को नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से शुरुआत के दिनों में जो सिविल सेवा हुआ करती थी उससे भारतीयों को जानबूझकर दूर रखा जाता है। अब परंतु देखिए जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ेगा, शासन की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, है ना। और जो भारतीय भाषा और कानून है उनका ज्ञान रखने वाली नौकरशाही की अब आवश्यकता पड़ती है ना। अब जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो अब भारतीयों को भर्ती करना पड़ेगा, है ना। भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना पड़ेगा। इसलिए देखिए जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आते हैं, कब आते हैं? 1798 से 1805 के बीच में इनका कार्यकाल होता है। किसका? लॉर्ड वेलेस्ली का। तो वो लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी में अपनी मिनट में लिखते हैं कार्य विवरण, मतलब मिनट का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसकी मिनट्स तैयार की जाती है। आपने सुना होगा ना ऐसा कहीं। मिनट्स तैयार करने का मतलब है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था वो सब उस मिनट में लिखा जाता है। तो इसमें जो 1800 ईस्वी में जो कार्य विवरण हुआ करता था, लॉर्ड वेलेस्ली की जो मिनट्स हुआ करते थे, उसमें इसने लिखा था कि जो प्रशासन है वो अस्थायी और डावाडोल इलाके के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय साम्राज्य का जो प्रशासन है ना, वो एक अस्थायी और डावाडोल इलाके के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, है ना। वो किया जाता था कि जो भी यूरोपीय सिविल कर्मचारी हो उनको पर्याप्त प्रशिक्षण मिले। इसलिए प्रशिक्षण के लिए उन्होंने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज में उसने स्थापना कर दी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने कर दी। ये देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ पर है ना, बंगाल में ये हुआ करते थे। अब देखिए जब इनको नियुक्त किया जाता था, भाई आपको पोस्ट में नियुक्त किया जाएगा डीएम की पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे, उससे पहले आपको 3 साल का जो है यहाँ पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। परंतु ये कॉलेज देखिए बाद में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि जो वेलेस्ली है इसके ऊपर भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी कृपा दृष्टि ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। और बाद में वेलेस्ली के ऊपर जो है ब्रिटेन में केस भी चलता है कि भैया आपने बहुत गबन किया है ना। और साथ ही साथ लोग वहाँ के जो ब्रिटेन के लोग थे उनका ये भी मानना था अगर ये लोग भारत में जाके प्रशिक्षण हासिल करते हैं तो कहीं कहीं जो है इनकी वफादारी ब्रिटेन के बजाय यानी लंदन के बजाय कलकत्ता की तरफ ना हो जाए। क्योंकि जो आदमी 3 साल तक यहाँ रह रहा है तो वहाँ के लोगों से मिलेगा, वहाँ पर ट्रेनिंग लेगा, तो यार कहीं इनकी वफादारी वहाँ के प्रति ना हो जाए। इसलिए इस कॉलेज को, फोर्ट विलियम कॉलेज को 1800 में बनाई गई और 1802 में इसको बंद कर दिया जाता है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज अब सिर्फ किसके तरह पर काम करने लगी? एक भाषा विश्वविद्यालय, एक भाषा विद्यालय की तरह पर ये काम करने लगी। यानी ब्रिटेन से जो भी ऑफिसर यहाँ पर आता था बस उनको भाषा सिखाने के लिए यहाँ पर रखा जाता था। जैसे अगर आज भी आप जब ऑफिसर बनोगे किसी कैडर में, मान लो आप तमिलनाडु कैडर के ऑफिसर बन गए, तो आपको तमिल पहले सिखाई जाएगी। उसी प्रकार से उनको भाषा सिखाने के लिए सिर्फ काम में आने लगी फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। अब 1805 ईस्वी में लंदन में हार्वर्ड ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया जाता है।
फिर हार्वर्ड ईस्ट इंडिया जो कॉलेज हुआ करता था उसको छोड़कर 1809 में हेलीबरी जो ट्रेनिंग इनका स्कूल हुआ करती थी वो हेलीबरी ले जाया जाता है इसको, है ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो भी उम्मीदवार मनोनीत होते थे उनको वहाँ पर 2 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। यहाँ पर ये 3 साल का दे रहा था, वहाँ पर 2 साल का प्रशिक्षण फिर लेना पड़ता था हेलीबरी कॉलेज। तो देखिए हेलीबरी कॉलेज और ये कॉलेजेस का नाम आप याद रखना, पूछ सकता है यूपीएससी कि ये जो है किससे संबंधित है, या फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, फिर एक एग्ज़ाम होता था लास्ट में, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद में ही आप भारत में उनकी नियुक्ति हो सकती थी या भारत में आप नियुक्ति ले सकते थे, है ना। अब देखिए ये तो इसका अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ के ऊपर वहाँ कितने जो कर्मचारियों ने वहाँ पर ट्रेनिंग ली और उनका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ये इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है, पर मैकॉले ये कहता था कि जो भी इनका ये पाठ्यक्रम हुआ करता था प्रशिक्षण का, वो एक सामान्य पाठ्यक्रम हुआ करता था। अगर भाषा की बात उनको छोड़ दें, जो भाषा सिखाई जाती थी भारत की, अगर वो बात छोड़ दें तो ये पाठ्यक्रम जो है लगभग कोई इसकी प्रासंगिकता नहीं थी भारत के लिए, क्योंकि एक जनरल सा एक प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम उनका हुआ करता था। जैसे आज भी अगर देखें तो IAS IPS वगैरह होते हैं, जर्नलिस्ट कहा जाता ना, है ना। अब आप मांग उठ रही कि स्पेशलिस्ट अधिकारी नियुक्त होने चाहिए, ये तो जर्नलिस्ट होते हैं, हमें क्या है GS पढ़ाई जाती है सारी, है ना। स्पेशलिस्ट नहीं हमें बनाया जाता है किसी भी चीज़ का, तो इनको भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता था, जर्नलिस्ट ये हुआ करते थे, है ना। परंतु जो हेलीबरी कॉलेज में जो भी सिविल कर्मचारी साथ में प्रशिक्षण वहाँ पर लेते थे, उनके बीच में एक विशिष्ट क्लब की सदस्यता होने का भाव उनमें आ जाता था कि हम तो जो है ना कोई विशिष्ट आदमी है, हम तो अलग ही हैं, क्योंकि उनको दूर रखा जाता था आम जनता से, है ना, और भारतीयों से वो दूर थे। तो और वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वही उसमें शामिल हो सकते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि हम ही राजा हैं। फिर वो भारत में आते थे और अपनी धौंस जमाते थे, वही धौंस देके आज भी हमारे कलेक्टर SP की बातों में दिख सकती है। या आपने न्यूज़ में आप देखते रहते होंगे, कोई DM किसी को रैप्ट मार दे रहा है, कोई वहाँ पर किसी को गाली दे रहा है ना, छोटी छोटी बातों में। तो क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी वही भावना भरी है अभी भी कि हम जो है एक विशिष्ट मानसिकता वाली सोच इनमें भरी पड़ी है कि हम किसी विशिष्ट जो है उसका क्लब का हिस्सा है, कोई विशिष्ट एक वर्ग का हिस्सा हम हैं, ये मानसिकता उनमें भरी पड़ी है, इसीलिए ऐसा व्यवहार ये करते हैं। ये जो रॉयल एंट्री के वीडियो बनाते हैं ना IAS IPS जो भी, ये आप समझ लेना कि जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया वो आदमी फ्रॉड है ना। क्योंकि जो रूल्स ऑफ कंडक्ट रूल्स इनके जो हैं उसमें साफ साफ लिखा है, 1955 1956 के जो रूल्स है इनके, सिविल सेवा आचरण संहिता इनकी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको पर्दे के पीछे रह के काम करना है। और अगर आप साथ में कैमरा मैन लेके घूम रहे हो, रॉयल एंट्री के वीडियो बना रहे हो और लोगों को धमकाने की वीडियो बना रहे हो, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला अगर आपको अब दिखे तो समझ जाना इस आदमी का तो चक्कर में पड़ना ही बिल्कुल नहीं है ना। फिर देखिए 1830 के दशक आते आते नौकरशाही की जो जिम्मेदारियां थी वो खूब बढ़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद में जो मुक्त व्यापार की नीति अपना ली गई थी, इसके बाद में यूरोप के बहुत सारे लोग भारत में आने लगे थे और साम्राज्य जो है वो बढ़ने लगा था, है ना। इसलिए अब नौकरशाही की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और कलेक्टर जो हुआ करता था उसको मालगुजारी, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के काम और न्यायिक शक्तियां का उसको दे दी गई थी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जब मैं आपको न्याय व्यवस्था पढ़ा रहा था, है ना, तो कलेक्टर में ये सारी चीज़ें उसको दे दी जाती हैं। फिर देखिए जो नवविजित प्रांत हुआ करते थे जैसे पंजाब और आसाम हो गया, है ना, वहाँ पर तो अफसरों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। साथ ही साथ जो कार्यकलाप नए नए राज्य, मतलब जो ऐसे भी तो कुछ काम थे ना जो नए नए जो है प्रवेश करते जा रहे थे राज्य के उसमें काम में, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नया नया काम सरकार का बढ़ता रहता है। एक समय में सिर्फ सरकार का काम क्या हुआ करता था कि आम एक तो शांति बनाई रखी जा सके राज्य में, साथ ही साथ आम जनता की जो अधिकार वो है संपत्ति उसकी रक्षा की जा सके। बाद में देखिए, माफ़ कीजिएगा, कल्याणकारी राज्य आता है, उसमें देखिए अब कितनी सारी योजनाएं अपने यहाँ चलाई जाती है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए नए नए आयोग गठित करने पड़ रहे हैं ना। राइट टू प्राइवेसी आ गया, है ना, डिजिटल डेटा प्राइवेसी बिल अपने यहाँ ला रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य के काम और जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसके कारण देखिए नौकरशाही में अवैयक्तिकता का तत्व बढ़ जाता है और एक विस्तृत सोपान क्रम पैदा हो जाता है कि ऊपर जो है कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा। जैसे हमने देखा था DIG, फिर SP, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, है ना। इस प्रकार से पूरा एक पद सोपान बन के तैयार हो जाता है ना। फिर देखिए हुआ क्या करता था कि इस काल में आते आते
ये महसूस किया जाने लगा कि यार भारत में जो है ये जो व्यवस्था चल रही है ना मनोनयन वाली, कि मनोनीत करके डायरेक्टर्स यहाँ पर भेजेंगे, इसकी वजह से बेहतरीन जो अधिकारी मिलने चाहिए, योग्य अधिकारी, वो हमको मिल नहीं रहे हैं। और इंग्लैंड में इस बात की मांग उठने लगी थी क्योंकि वहाँ पर उदारवादी और ये सब उनका धड़ा भारी पड़ने लगा था। तो वहाँ पर ये मांग उठने लगी थी कि जो मध्य वर्ग उभर रहा है ना, उस मध्य वर्ग के व्यक्तियों को भी इसमें खींचा जाए, इस नौकरशाही में लाया उनको जाए, है ना। इसलिए जो 1833 का चार्टर एक्ट हुआ करता था, उसने भर्ती की प्रक्रिया में एक प्रतियोगिता का तत्व जोड़ दिया कि भाई अब प्रतियोगिता के आधार पर जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। परंतु देखिए, ये नियुक्ति जो थी, ये जो प्रतियोगिता थी, वो सिर्फ उन्हीं सीमित व्यक्तियों के बीच में थी जिनका मनोनयन डायरेक्टर्स करते थे। यानी मान लो डायरेक्टर्स ने 100 व्यक्तियों को चुन लिया, इनका मनोनयन कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 ही IAS बन जाएंगे, जो उस काल में ICS कहते थे, तो सबके 100 के 100 ही ICS बन जाएंगे, नहीं। अब इन 100 के बीच में कंपटीशन होता था, इनमें जो है प्रतियोगिता का वो एग्जाम होता था, इनमें से मान लो कि 80 लोग पास हो गए। तो इस प्रकार से हुआ करता था। अभी 1833 के चार्टर एक्ट में, याद रखना, यूपीएससी पूछ सकती है सीधे सीधे कि 1833 के चार्टर एक्ट में या 1853 के चार्टर एक्ट में जो है प्रतियोगिता का वो भारत में प्रतियोगिता के आधार पर नौकरशाही की शुरुआत की गई। तो इसमें पूर्णतया नौकरी प्रतियोगिता के आधार पर नहीं शुरू की गई थी। फिर 1853 में एक चार्टर एक्ट बनता है। उस 1853 एक्ट के चार्टर एक्ट के बाद में ही सिविल अधिकारी जो है वो परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाने लगे कि जो है एक परीक्षा पास करो और भारत में जाके सिविल अधिकारी आप बन जाओ। जैसे आज हम IAS की परीक्षा पास करके बन जाते हैं ना, तो वैसा ही उसमें लागू कर दिया गया 1853 के एक्ट से। तो कब लागू हुआ? जो आज के तौर पर है वैसा 1853 के एक्ट में पूर्ण जो है प्रतियोगिता का सिद्धांत लागू किया जाता है। और जो भी प्रकृतिजन्य प्रजा हुआ करती थी महारानी की, यानी महारानी का जहाँ जहाँ साम्राज्य हुआ करता था, वो आदमी कोई भी परीक्षा देके भारत में ICS बन सकता था। यानी इंग्लैंड का, उसका अफ्रीका में कहीं है तो अफ्रीका का आदमी परीक्षा देके भारत में बन सकता है। समझ रहे आप बात? भारत का आदमी इंग्लैंड में जाके बन सकता है इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर हो रही थी परीक्षा, महारानी की प्रकृतिजन्य परीक्षा, जो प्रजा हुआ करती थी वो अधिकारी इसमें बन सकती थी ICS में। अब ICS भारत के लिए तो भारत में बनेगा, ब्रिटेन के लिए तो है नहीं, तो ब्रिटेन में जाके नहीं बनेगा, है ना। तो भारत का जैसे मान लो आज का पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का कोई आदमी है ना, उसका में तो ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट हुआ करते थे। सिंध का कोई है तो वो यहाँ बन सकता था। सिंध तो पहले आज़ादी से पहले भारत का ही भाग थे, है ना। इस प्रकार से जैसे आज भी नेपाल और भूटान के लोग भारत में IAS का एग्जाम देके पास करके यहाँ पर कलेक्टर वगैरह बन सकते हैं अभी भी। ठीक है, ठीक है साहब। अब देखिए हुआ क्या करता था, इंग्लैंड में वहाँ का एक सिविल सेवा आयोग हुआ करता था, है ना। हैलीबरी कॉलेज जो थी उसे 1858 में बंद कर दिया गया आज़ादी जो अपना 1857 की क्रांति के बाद में। उसके बाद में सिविल सेवा आयोग का वहाँ पर गठन कर दिया गया और सिविल सेवा आयोग इंग्लैंड में एक वार्षिक परीक्षा वहाँ पर करवाता था, जैसे आज हमारी वार्षिक परीक्षा होती है ना, उसी प्रकार से। ठीक है, अब साम्राज्य जो है वो एक ज़मीन पर अपने आप को, ठोस ज़मीन पर अपने आप को खड़ा कर चुका था और जो नौकरशाही जो थी वो भी अपने फौलादी ढांचे की परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी। अब फौलादी ढांचे को परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये इसको फौलादी ढांचा क्यों कहा जाता है? IAS जो होता है सिविल सेवा को, इसको फौलादी ढांचा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी सेवाएं होती है, जितने भी आप कहो कि एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, वो इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए इसको फौलादी ढांचा कहते हैं। यानी कि अगर ये फौलादी ढांचा हटा दिया जाए तो पूरा राज्य गिर जाएगा, है ना। झूले से लेकर आप कब्र तक जो है सारी चीज़ों के काम कौन देखता है? सिविल सेवा देखती है। तो ऐसा क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिया था एक बार, फौलादी ढांचे वाला, है ना। तो उसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो नौकरशाही है तो सिविल सेवा है, उसका महत्व वहाँ पर बताना था हम लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए हुआ क्या करता था, भारतीयों को उस प्रशासनिक ढांचे में अब लिया जाना शुरू कर दिया 1853 में। परंतु अब यहाँ पर दो प्रकार की सिविल सेवा बनवा दी गई, एक संहिताबद्ध अनकॉम्बिनेटेड और एक हो गया कॉम्बिनेटेड, है ना, यानी संहिताबद्ध। तो जो संहिताबद्ध सिविल सर्विसेज हुआ करता था उन्हीं में भारतीयों को लिया जाता था। यानी आज की तुलना अगर हम देखें तो जो PCS अधिकारी होते थे वहीं तक भारत के अधिकारी बन सकते थे भारत के लोग। जो IAS है ना आज का, वहाँ तक वो नहीं बन सकते थे। समझ गया आपको बात, है ना। तो 1813 के बाद में ही ये निचले पदों में तो भारतीयों को भर्ती करना शुरू कर दिया था और विशेषकर न्यायपालिका में भर्ती करना इनको शुरू कर दिया गया था।
पर जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में आता है तो उसने ये पक्ष लिया कि भाई भारतीयों को भी सेना ये जो सेवा है इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इसका कारण देखिए ये हो सकता है कि एक तो ये हो गया कि भाई खर्चा का सवाल भी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन से लाओगे तो महंगा पड़ेगा, यहाँ के लोग हैं तो कम पैसे में भी यहाँ के लोग जॉब कर लेंगे, तो ये इनका एक मानना हुआ करता था। इसका मानना ये भी था कि यार भारतीयों को अब दूर रखना अच्छी बात नहीं होगी या सेफ नहीं होगा, इतनी एक शक्तिशाली उससे दूर रखना। ठीक है, अब देखिए 1831 का एक रेगुलेशन एक्ट आया, उसके माध्यम से जो भारत के न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे उनको और भी शक्तियां और जिम्मेदारियां दे दी गई, लेकिन जो कॉवेनेटेड सिविल सर्विसेज हुआ करती थी उससे भारतीयों को अभी भी दूर रखा गया, यानी संहिताबद्ध जो सिविल सर्विसेज हुआ करती थी उनसे भारतीयों को अभी भी दूर रखा जाता है। परंतु जब 1853 का एक्ट आता है उसमें प्रतियोगी परीक्षा के कारण जो है वो तकनीकी दरवाजे तो भारतीयों के लिए खुल जाते हैं, यानी 1853 से पहले तो कोवेनेंटेड जो सर्विसेज हुआ करती थी उनमें भारतीयों को भर्ती नहीं किया जाता था, जो संहिताबद्ध हुआ करती थी। तो असंहिताबद्ध हुआ करती थी उन्हीं में भर्ती किया जाता था। 1813 से भर्ती करना शुरू कर दिया था, है ना। मगर जब 53 का एक्ट आया 1853 का, उसमें प्रतियोगी परीक्षा का एक प्रावधान कर दिया गया, है ना। उसके माध्यम से भारतीय भी भर्ती हो सकते थे। परंतु अब भी देखिए उसमें कठिनाई क्या थी, ये परीक्षा केवल और केवल इंग्लैंड में होती थी, यानी आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो आज तो देखिए छोटे छोटे शहरों में भी यूपीएससी सेंटर दे देती है। मान लो अब ये कह दे कि यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा और साउथ वालों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। परंतु वहाँ तो ये भी नहीं था, वहाँ तो ये था कि भैया ब्रिटेन में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर कौन जा पाएगा, आपके और हमारे जैसे गरीब लोग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कौन जा पाएगा? जो अमीर है वही लोग जा पाएंगे। और ये लोग चाहते भी यही थे, है ना। ये लोग क्या चाहते थे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, ज़मींदारों जैसे लोग, वही इसमें शामिल हो, और वही लोग वहाँ इंग्लैंड में जा सकते थे, समझ रहे हैं बात, तैयारी कर सकते थे और इंग्लैंड में जाके एग्ज़ाम दे सकते थे। इसलिए अभी भी तकनीकी रूप से तो मार्ग खुल जाता है भारतीयों का, परंतु अभी भी जो है आप कहो कि दूसरे इसमें बैरियर्स तो आए गए हैं, है ना। भारतीय लोगों ने, भारतीय जो राष्ट्रवादी हुआ करते थे, उन्होंने बार बार प्रार्थना की भाई जो है भारत में भी एक परीक्षा जो है साथ साथ में आयोजन इसका करवाया जाए, परंतु ये मांग उनकी नहीं मानी जाती है। 1922 ईस्वी तक ये बात नहीं मानी जाती, 1922 में फिर बात ये मानी जाती है। उसके बाद देखिए 1870 में एक वैधानिक सिविल सेवा का गठन कर दिया जाता है ना। कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड को समाप्त करके एक वैधानिक सिविल सेवा का गठन कर दिया जाता है 1870 में, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो भी योग्य और गुणी भारतीय हुआ करते थे उनको इन पदों पर भी अब मनोनीत किया जा सकता था। अब देखिए मनोनीत, अभी भी मनोनीत वाली बात ही आ रही है ना। इसलिए जो अब तक केवल संहिताबद्ध अधिकारियों के लिए आरक्षित हुआ करते थे उन पदों पर अब भारतीयों को सिर्फ मनोनीत किया जा सकता था। 1870 की जो वैधानिक सिविल सेवा हुआ करती थी उसके माध्यम से। फिर लॉर्ड लिटन जो हुआ करते थे, है ना, लॉर्ड लिटन की का कार्यकाल होता है 70 से 76 तक, माफ कीजिएगा 1876 से 80 तक काल होता है इसका लॉर्ड लिटन का, हाँ है। तो लिटन जो है, लिटन की पसंद स्पष्ट तौर पे क्या हुआ करती थी कि जो कुलीन वर्ग है वो भारत इसमें सेवा में सम्मिलित हो, इसलिए जो भी पद चुने जाते थे वो आमतौर पर जो देसी घराने या प्रतिष्ठित परिवारों के लोग हुआ करते थे वही इसमें सम्मिलित किए जाते थे। और अगर कहा जाए कि भारत का पहला आईसीएस अधिकारी कौन था, जो एग्ज़ाम देके जो बंदा बना था, तो वो हुआ करते थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन हुआ करते थे? देखिए ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर हुआ करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर का तो आपने नाम सुना होगा, सुना है, तो ये बड़े भैया हुआ करते थे उनके, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले आईसीएस अधिकारी थे और ये 1863 में ये बने थे आईसीएस अधिकारी। ये स्टेटमेंट जो है ऐसा कैसा याद रखना, यूपीएससी ने एक बार ऐसा कैसा स्टेटमेंट पूछ लिया था, है ना। तो पहले आईसीएस अधिकारी बनते हैं 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया, है ना। अब देखिए फिर लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन उदारवादी होते हैं, है ना। उन्हें भी लगातार ये माना कि भाई जो भारतीयों को प्रशासन से दूर रखना साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए भारत में भी साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाए, जिसके माध्यम से जो योग्य और गुणी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी भारतीय सेवा में, जो संहिताबद्ध सेवा हुआ करती थी, उसमें प्रवेश पा सकें। लेकिन यूरोप में जो नौकरशाह हुआ करते थे उन्होंने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया,
है ना। क्योंकि उनको तो ये डर ही लगता था कि भारतीयों को बराबर में अपने बिठा ही नहीं सकते, भारतीय अगर बराबर में बैठ गए तो ये तो जीने नहीं देंगे हम लोगों को, है ना। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों के दिमाग में डर घुस गया था भारतीयों को लेकर कि भाई मारेंगे ही दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत मारा था हम लोगों ने इनको, है ना। तो ये लोग बड़े डरा करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो ब्रिटेन में जो कुलीन लोग हुआ करते थे वो भी इन लोगों की आलोचना कर रहे थे कि भाई यार ये तो बात नहीं आपकी सही है कि भारतीयों को शामिल नहीं कर सकते हो, आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो लोकतांत्रिक पार्टियाँ हुआ करती थी, जो वहाँ पर उदारवादी पार्टियाँ हुआ करती थी, उदारवादी लोग हुआ करते थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं भाई भारतीयों को आप दूर मत रखो इससे, है ना। फिर 1882 में जो स्थानीय स्वशासन कानून लाया जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए ये वाली बात भी याद रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब लाया जाता है? 1882 में। इस वक्त कौन गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, या वायसराय आप कहो तो, या इस काल पे हुआ करता था रिपन। ये हुआ करते थे 1880 से 1884 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। तो ये बड़े उदारवादी हुआ करते थे। तो आप अगर ऐसे तुक्का भी लगाना हो ना तो ये उदारवादी है, तो उदारवादी काम इनके काल में होंगे, और जो काम जो है कट्टरतापूर्वक काम को होंगे तो वो लिटन के काल में होंगे। क्योंकि लिटन जो है वो बंदा था खराब, वो था एकदम कतई कट्टर आदमी हुआ करता था। इसका काल था 1876 से लेकर 1880 तक का काल। तो देखिए जो आर्म्स एक्ट आता है वो इसी के काल में आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1877 के आसपास में, 78 के आसपास में, वो भी यही लेके आता है ना। ये रिपन आके फिर उनको हटाता है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलते हैं। तो देखिए जो स्थानीय स्वशासन कानून लाया जाता है 1882 में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको भी दबा दिया इन्होंने, है ना। कि इन्होंने जो ये अंग्रेजों के वफादार हुआ करते थे, अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हुआ करते थे, उन्होंने साथ ही साथ देखिए इल्बर्ट बिल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इल्बर्ट बिल लेके आता बेचारा रिपन, और उसको भी दबा दिया जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या हुआ करता था इसमें, 1883 में ये लाया गया था। इसमें यह था कि जो भारतीय लोग भी जो है और यूरोपियों की जो एक मिलीजुली जूरी जो है वो फैसला करे न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में, वो जो है फैसला कर सकती है ब्रिटेन में या भारत में जन्मे किसी के व्यक्ति के ऊपर। तो ये लोग कहते हैं नहीं भैया भारतीय व्यक्ति जो है वो कैसे ब्रिटेन के लोगों को न्याय सुना सकता है, इनको तो अधिकार ही नहीं है, ये तो स्ट्रेन है, ये तो बच्चों की वो है, ये तो बर्बर है, इनको ज्ञान नहीं है ना। फिर इस बेचारे को वापस लेना ये पड़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए 1892 में एक लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, ठीक है। और इसके सिफारिशों के आधार पर जो संहिताबद्ध सिविल सेवा की विशिष्ट स्थिति को तो बनाए रखा गया, साथ ही साथ अब इसे नाम दे दिया गया ICS। तो ICS नाम कब दिया गया था? 1892 का एक लोक सेवा आयोग बनाया गया था, उसके आधार पर इसका नाम जो हुआ करता था संहिताबद्ध सिविल सेवाएं, उनको नाम दे दिया गया इंडियन सिविल सर्विसेज। साथ ही साथ तो असंहिताबद्ध सेवाएं हुआ करती थी, उनका भी अपमानजनक नाम बदल दिया गया और अब उनको प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का नाम दिया जाने लगा। जैसे आज हम PCS कहते हैं ना, तो वो पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे है ना, वैसे यहाँ पर अभी प्रोविंशियल कहा जाता था उस टाइम में, स्टेट नहीं प्रोविंस कहा जाता था। तो उस काल में इनको प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज नाम दे दिया गया, असंहिताबद्ध का जो अपमानजनक नाम बदल दिया गया, है ना। और जो ऊंचे पद हुआ करते थे, जो पहले ICS के लिए हुआ करते थे, जो संहिताबद्ध सेवाओं के लिए हुआ करते थे आरक्षित, उनको अब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज वालों को भाई इनको प्रमोशन देके हम भरा करेंगे। जैसे आज भी कुछ IAS के पद ऐसे होते हैं जो PCS वाले अधिकारी का प्रमोशन होके वो भरा जाता है। तो सेम टू सेम ये 1892 में कर दिया गया। ये मेन चीज़ें आप याद रखना। 1870 का वैधानिक सेवा आयोग सेवा बनाई गई। फिर 1892 में क्या हुआ कि जो ICS इसको नाम दे दिया गया, और जो संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध हुआ करता था उस नाम को समाप्त यहाँ से कर दिया जाता है। और अभी भी देखिए परीक्षा सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ करती थी? लंदन में ही हुआ करती थी, जिसमें भारतीय जो है बड़ा ही कम हुआ करते थे। परंतु 1922 में आकर ये वाली बात मान ली जाती है और भारतीयों को भी, भारत में भी जो है परीक्षा साथ साथ में कराई जाने लगती है। और इस प्रकार से जो है पहली बार 1922 में परीक्षा करवाई जाती है। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था उसमें ये व्यवस्था की जाती है। तो देखिए स्टेटमेंट बन जाएगा UPSC में कि 1909 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम में ये तय किया गया कि भारत में भी जो सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप लोग भाई हाँ ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 1909 नहीं, 1919 के अधिनियम से ये तय किया गया था कि भारत में भी अब जो है एक अलग न कि सहकालिक प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि साथ साथ नहीं होगी, सहकालिक
नहीं, पर अलग से एक भारत में भी परीक्षा होगी। इंग्लैंड में तो होगी, भारत में भी एक परीक्षा हो जाएगी और उस वो परीक्षा में आप एग्ज़ाम देकर आप भी ICS अधिकारी बन सकते हैं। और ऐसी पहली परीक्षा 1922 में, फरवरी 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। तो ये याद रख लेना, पहली परीक्षा भारत में ICS की कब, तो 1922 में, फरवरी 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी सबसे पहले। ये डेट और ये सब फैक्ट याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में जैसे ही भारत में परीक्षा कराई जाने लगी, भारत में टैलेंट की कमी थी, यूँ धड़ाधड़ भाई साहब भरते गए इनके पद भारतीयों के द्वारा कि 1941 आते आते तो इंग्लैंड वाले जो है भारत की सिविल सेवा में कम हो गए और इंडियन लोग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इनको डर लगने लगता है यहाँ पर, है ना, तभी तो ये लोग भी छोड़ छाड़ के चले जाते हैं सब। अब 58 से, अगर 1858 से 1919 तक का काल देखें, अगर उसे हम नौकरशाही निरंकुशता का काल कह दें, तो 1919 के बाद का काल जो है वो नौकरशाही के लोकतांत्रिकरण का काल बन जाता है। लोकतांत्रिकरण क्यों? क्योंकि अब जो है भारतीय लोग भी इसमें शामिल हो सकते थे, है ना। और इसके बाद में देखें, जब 1937 में प्रांतीय सरकारें बनती है, स्वायत्त प्रांतीय सरकारें बनती है, आगे आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में जानेंगे, है ना। पर अभी समझ लीजिए थोड़ा कि 1937 में भारत में प्रांतीय सरकारें बन जाती है ना, यानी कि केंद्र में नहीं मगर प्रांतों में स्वायत्त सरकारें बन जाती हैं, जहाँ पर वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। पहले राज्यों में भी प्रधानमंत्री हुआ करता था और वहाँ का गवर्नर वगैरह सब होता है। साथ ही साथ वहाँ के जो ये ICS अधिकारी हुआ करते थे, ये इनको फिर चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये लोग तो कभी आते हैं 5 साल के लिए, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, मगर ये IAS अधिकारी जो होते हैं, जो ICS उन्हें जब कहा जाता था, वो वहीं रहते हैं, इसलिए उनको पूरा ज्ञान वहाँ का होता है ना। इसी कारण से बाद में देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद में भी इन परंपराओं को जारी रखा जाता है। और जो ICS सेवा हुआ करती थी उसको अब IAS नाम दे दिया गया सब, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नाम दे दिया गया और फिर इनको कायम रखा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो IPS और IAS वगैरह की सेवा जो है वो भारत में बनी रहनी चाहिए। इन्होंने इसे कहा, ये है फौलादी, जो अगर इसका आप कहो तो एक वो है भारतीय, उसका भारतीय अगर हम देखें व्यवस्था, तो उसका पूरा एक फौलाद के तरीके से ये काम करते हैं। इसके ऊपर भारतीय प्रशासन टिका हुआ है। तो इसके बाद में आज़ादी के बाद में भी ये सेवाएं बनाए रखी जाती है और आज भी देखिए IAS IPS अपने यहाँ है, ये सिविल सेवाएं ही हैं। समझ गया बात? तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।